तो चलो, लास्ट लेक्चर पे हमने क्या क्या देखा था। लास्ट लेक्चर पे हमारे चारों क्वांटम नंबर के बारे में पता चल गया था। कौन कौन से क्वांटम नंबर चारों बाबू? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब्सिडरी या फिर एजीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये चारों जो क्वांटम नंबर है उस कल मीन्स होता लास्ट वर्किंग डे, जब हमने पढ़ा था। कल तुम लोग की क्लास नहीं ना थी? कल तुम लोग की क्लास नहीं थी, आज क्लास है। हाँ, तो क्या हुआ, एन एल एम एन एस, ये चार हुए। और इन चारों की मदद से हम क्या पता लगा रहे थे? एक इलेक्ट्रॉन की पूरी जन्म कुंडली, एनर्जी कितना है, कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, साइज क्या है, सब पता चल गया था वहां से हमको। तो अब हमें कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ना है जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाए, जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाए। क्योंकि ओवरऑल हमारा जो टारगेट इस समय है वो कॉन्फ़िगरेशन करना है, कि कैसे हम किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमको देखना है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? क्या हुआ? नहीं, मैंने ये इसलिए लिखा था कि तुम लोग भाई याद हो जाए लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था। तुम लोगों ने लिख लिया, सोचा कि सजावट हो रहा है, डेकोरेशन का काम सर शुरू कर दिया, ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं था। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो। अगर हम इनकी बात करें तो मान लो, सपोज करो कि मैंने ये न्यूक्लियस बनाया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि ऐसे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स बनाए। तो मान लो ये हमारा शेल है, तो एक शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना। तो मान लो मैंने माना इस सेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है, मैंने माना इस सेल में दो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मान लो तुम इनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो, देखो दोनों के लिए शेल क्या है, सेम है। तो मान लो एन की वैल्यू क्या होगी दोनों के लिए। मान लो इसको E1 लिया, इसको हमने E2 लिया, इलेक्ट्रॉन नंबर 1। और इसको क्या लिया हमने, इलेक्ट्रॉन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, एन की वैल्यू अगर दोनों के लिए लिखोगे तो क्या होगा, नहीं मान लो ये फर्स्ट शेल है और ये हमारा सेकंड शेल है, तो ये 2 हो गया। अब मान लो एल की वैल्यू देखो, एल भी माना मैंने दोनों का सेम है, मैंने माना क्योंकि दोनों मैंने बोला कि एक ही ऑर्बिट में है, एक ही शेल में, एक ही सब शेल में भी है। तो लेट्स से ये एस में है, दोनों एस में है। तो ये तुम्हारा जो E1 का है, ये E2 का केस है। इसके लिए 2 होगा, एल की वैल्यू इसके लिए मान लो 0 है, एस में है। इसके लिए भी क्या होगा, 0, एस में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने तीसरा केस भी मान लिया। मान लो जब दोनों इसी में प्रेजेंट हैं, तो तीसरा केस मैंने माना कि जो एम की वैल्यू है, एम की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक हो सकती है। इस केस में क्या हो सकती है, 0। तो ये अगर एम इजकल टू 0 में है तो दूसरा भी कहाँ होगा, एम इजकल टू 0 में ही होगा, क्योंकि दूसरा तो हम प्रेजेंट ही नहीं है। ये तो निकाल ले रहे हैं ना, कैसे कैसे वैल्यूज निकालते हैं हम लोग। अब बचा सिर्फ एस, स्पिन। इन केस मैंने माना कि E1 की स्पिन जो है वो क्या है, +½ है। तो जाहिर सी बात है कि जो E2 की स्पिन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। वो क्या होगी, अपोजिट होगी, यानी कि -½ क्योंकि हमको क्वांटम नंबर से हर एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन पता चल रही है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन का ये बताओ स्पेसिफिकेशन सेम कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, फिर ध्यान से सुन लेना, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। यानी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या सेम नहीं हो सकती है किसी एक एटम में, किसी दो इलेक्ट्रॉन के। हर एक वर्ड सुना ना, हर एक मतलब किसी भी एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के, मतलब अगर दो अलग अलग एटम है तो सेम हो सकता है, वहां पे दिक्कत नहीं होगी। ये भी क्लियर है ना। मान लो मैंने दूसरा भी एक एटम ले लिया और उसमें निकाला क्वांटम नंबर, तो वहां पर चारों वैल्यू सेम आ सकती है, लेकिन एक एटम में नहीं आएगी, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के पास एक वैल्यू होगी। ये कौन, अरे बाबू 10 एटम ले लो तो सब में से सुनिए से, एक एटम में 100 इलेक्ट्रॉन हो लेकिन किसी की वैल्यू सेम नहीं होगी। लेकिन मान लो दो अलग अलग एटम ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया एक हाइड्रोजन लिया, दूसरा भी हाइड्रोजन ले लिया, दो अलग अलग एटम लिया ना मैंने, तो इसमें भी तो पहला इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें पहला तो यहाँ पे वैल्यू सेम होगी, चाहे 2 लो, चाहे 100 लो, चाहे 500 लो, वहां वैल्यू सेम आएगी। लेकिन विद इन एन एटम दो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम
नहीं आएगी। अगर मान लो एन एल एम सेम है तो एस बदल गया, मान लो एन एल एस सेम है तो एम बदल गया है, मान लो एन एम एस सेम है तो एल बदल गया है, मान लो ये तीनों सेम है तो एन बदल गया है, कुछ ना कुछ बदला जरूर मिलेगा। काम हो जाएगा ना इससे। तो ये हमारा क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लिखवा दो उसको, पहले लिखो थोड़ा सा। देखो, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक को अगर क्लॉकवाइज लिखोगे दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे। हाँ, एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ। तो लिख लिया जाए थोड़ा सा। चलिए भाई, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स within the same atom, within the same atom, within the same atom can have, can have the same values, can have the same values of all the four quantum numbers. फोर क्वांटम नंबर्स। बात समझ में आ गई ना। ऐसे कि इस एग्जांपल को लिख लो, इस एग्जांपल को लिख लो, नोट डाउन करके बताना। तो अब हम लोग अगला कदम डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर। तो उससे पहले तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ कि एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लो जैसे तुमने भी सुना होगा ना, ऐसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, सुन लिया ना। अब इसके यहाँ पर क्या लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं भाई, मान लो 1 या 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरते चलते हैं ना इसमें। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जब भी कोई ऑर्बिटल लिखना हो तो उसको रिप्रेजेंट करोगे तुम एन एल टू द पावर एक्स के फॉर्म में। वही तो बताने जा रहा हूँ मैंने तो फॉर्मूला बताया तुम लोग को, एन इंटू एल टू द पावर एक्स। अब है क्या, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ देखो 1, विच रिप्रेजेंट्स द शेल या फिर ऑर्बिट रिप्रेजेंट कर रहा है। एल इज द एजीमुथल, इट रिप्रेजेंट्स द सबशेल, सबशेल हो गया। और ये एक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल को हम लोग एन एल टू द पावर एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इस फॉर्म में होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। दो चार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम लोग वो बताओगे कौन सा ऑर्बिटल है। क्या एन सब्सिडरी या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब मैं देखो, मैं तुम लोग को एन और एल की वैल्यू दे रहा हूं, तुम लोग को बताना है कौन सा ऑर्बिटल है।
चलो ये चारों क्वेश्चन कर दो तो, हो पा रहा है तो बताओ। ये बताना है कि ये कौन सा सबशेल है, किस सबशेल को ये डेजिग्नेट कर रहा है या फिर किस ऑर्बिटल को ये डेजिग्नेट कर रहा है, ठीक है। इसको बताओ मुझको। अरे यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब तुम लोग इसका क्या आंसर लिखो, 3 टू 6। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, कहने का मतलब समझो। ये पहला क्या होगा, एन की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू 3 है। अब जरा ध्यान से देखो, एल की वैल्यू जब 0 होती है तो एस को कोरिस्पॉन्ड करता है, 1 होता है तो पी को, 2 होता है तो डी को, 3 होता है तो एफ को। अब ऐसे लिखोगे ना, मल्टीप्लाई कर दिया तुम लोगों ने, 2 3 जा 6 हो गया होगा, 3 2 जा 6 हो गया होगा। नहीं गजब हाल है, ऐसे नहीं होता है। अच्छा चलो, तुम लोग के हिसाब से पहला आंसर लिखते हैं, तुम लोग के हिसाब से आंसर लिखते हैं पहले। पहले का आंसर 2F, वेरी गुड। दूसरे का आंसर 3D, चलो वेरी गुड। तीसरे का आंसर 1S, अच्छा चलो। इसका 4D, चलो ठीक है। तो तुम लोग मतलब ऑर्बिटर आराम से लिख लेते हो ना, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें भी इन्होंने कुछ चीजें गलत बताई गई हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन में ऑर्बिटल बनेगा ही नहीं, वो 2F नहीं बनता है, 2F ऑर्बिटल नहीं बनता है। मैंने तुम लोग को बता दिया था कि एक गिवन नंबर ऑफ n के लिए कुछ पॉसिबल नंबर ऑफ l होती हैं। क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन तुम्हें गलत साबित करने को दिया गया था, जिससे तुमको टेस्ट किया जाए, समझे। चीटिंग नहीं बाबू, तुम्हारा मेमोरी चेक करना था, तुमको याद है कि भूल गया है, नॉट चीटिंग। अच्छा, आप यही कहोगे सर आप पे भरोसा करते हैं इससे क्वेश्चन कर दिए हैं, वही। तो ये तो बनेगा नहीं 2F, ये तो पॉसिबल नहीं, बाकी सारे बना लिए होगे, हो गया ना। और किसी को दिक्कत है। जब हमने सब्सिडरी क्वांटम नंबर पढ़ा था, तो मैंने बोला था कि जब एल की वैल्यू निकालोगी, एल की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो वो एस को कोरिस्पॉन्ड करेगा, 1 रहेगी तो पी को, 2 रहेगा तो डी को और 3 रहेगा तो एफ को। तो वही चीज तो यहाँ पर है, एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू रखो यहाँ पर 2, 2 रखा, 3 है, 3 किसको कोरिस्पॉन्ड करा, एफ को, तो 3F। हालांकि सॉरी 2F, पर 2F नहीं बनता है, तो चलो ये ऑर्बिटल फॉर्मेशन ही होगा। लेकिन बाकी कैसे देखो, 2D बनेगा, 2D बने सॉरी 3D बनेगा, 1S बनेगा, 4D बनेगा। यही ऐसे करना था, कोई दिक्कत नहीं ना। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। हाँ शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वैसे निकल जाएगा। फर्स्ट नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। चलो अगर ध्यान से देखो तो एल की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो, एल की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, एन से, सॉरी 0 से, 0 से, 0 से कहाँ तक होती है, n-1 तक। तो पहला क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा,
एन की वैल्यू क्या है 2, यानी 2 - 1, 2 - 1 क्या आता है, ये अचानक से इसमें ऐसा क्यों काम करने लगा ये। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, हाँ जी, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से 1 तक, यानी 0, 1 आएगा। तो इसके लिए एस आएगा, इसके लिए पी आएगा। तो मतलब 2s हो सकता है, 2p हो सकता है। तो 2f तो हो ही नहीं सकता, इवन 2d भी नहीं हो सकता। तो यहां से हम लोग निकाल ले रहे थे इससे पहले भी। आगे बढ़ा जाए अब। चलो भाई, अगला टॉपिक लिख लो, रूल्स फॉर फिलिंग, रूल्स फॉर फिलिंग, रूल्स फॉर फिलिंग चलो लिखो, रूल्स, लिखो रूल्स ऑफ फिलिंग, रूल्स फॉर फिलिंग, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स, इन एटम्स। ऑर्बिटल तुम लोग निकालना सीख गए हो, कैसे ऑर्बिटल निकल रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के कुछ रूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करने के कुछ रूल्स हैं जो हमें समझना पड़ेगा। उन रूल को समझ के ही हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर पाएंगे हर एक ऑर्बिटल में। तो जो इसके कुछ चुनिंदा रूल है, उसमें सबसे पहला जो रूल है वो है ऑफ बॉ प्रिंसिपल। वो क्या है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ऑफ बॉ प्रिंसिपल। सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ऑफ बॉ प्रिंसिपल। तो ये जो है साइंटिस्ट का नाम होगा ऑफ बॉ, पर एक्चुअली में ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक वर्ड है। और ऑफ बॉ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग का प्रिंसिपल। हाँ, पर इन्होंने ऑफ बॉ प्रिंसिपल लिखा था, उनसे थोड़ी गलती हो गई थी। जर्मन, जर्मन। चलो, तो जो ऑफ बॉ प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है, देखो जब भी मान लो, एक पहले थोड़ी सी मेरी बात सुन लो। जैसे मान लो हमने ये पहला शेल बनाया, तो जैसे हमने बनाया, मतलब हम इमेजिन करें कि हमने जैसे पहला शेल बनाया, जैसे हमने
पहला शेल बनाया, तो यहां पर तुम्हारा 1s ऑर्बिटल तुरंत आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। जैसे इसमें दूसरा शेल ऐड होगा वैसे इसमें 2s और 2p आ जाएंगे, वैसे इसमें 2s और 2p आ जाएंगे। जैसे इसमें तीसरा शेल ऐड होगा वैसे क्या होगा, और 3d आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब देखो, मान लो तुमने अपने घर में 10 कमरे बनवाए हैं, रहने वाले 4 लोग हो, तो जरूरी है क्या कि हर कमरे में रहो? किराए पे भी दे सकते हो, किराए पे देंगे अभी हम लोग। अभी जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे ना, तब पे रेंट पे ही दिया जाएगा, डिफरेंट लिगेंड्स आएंगे वहीं स्टे करेंगे। हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग बाबू, पता है मुझको। अब यहाँ पर, अब देखो, अब जितने तुमने घर पे रूम बनवाए सारे तुम यूज करोगे नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा क्या होता है, मान लो तुमको 5 इलेक्ट्रॉन भरने टोटल, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन भरने तुमको, तो तुमने 2 इसमें भरा फिर 2 इसमें भर दिया, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने भर दिया, तो 2p तुमको कॉन्फ़िगरेशन में कहीं दिखेगा नहीं। ऐसे मान लो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा ना, 1s2 2s2, ऐसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, तो तुमको 2p नहीं दिखा। तो 2p नहीं दिखने से ये मतलब थोड़ा ना कि 2p नहीं है, 2p है। एक बात का ध्यान रखना कि जो शेल है उसमें जितने भी सब शेल प्रेजेंट है वो सब के सब होंगे, वो सब के सब प्रेजेंट होंगे। ऑल दो यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उससे में लेना देना नहीं है। मतलब जो यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये कंडीशनल हो सकता है, पर उनका प्रेजेंट होना है, 100% वो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। यानी अगर n इक्वल टू 2 है तो 2s और 2p दोनों प्रेजेंट है, दोनों यूज हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। 1 है तो सिर्फ s होगा, उसमें तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं ना है। 4 है तो f भी प्रेजेंट होगा। देखो, लिखोगी वहीं तक जहां तक इलेक्ट्रॉन है उसमें, उसके आगे वाले को नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि उनको नहीं देखना, उससे मेरी जरूरत नहीं है। पर जब उसकी नीड पड़ेगी तो वो आ जाएगा, वो वहां प्रेजेंट होगा। ताला बंद है वो, घर में से कुछ रूम में ताला बंद रहता है, इसका मतलब थोड़ा उसमें जा नहीं सकते, रूम तो है ना, रूम तो है ना, तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो ये अबॉव प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो अब अगर ध्यान से देखो तो ये जितने भी शेल हैं इन सबकी, जैसे मैंने क्या बोला, बुक देने मुझको, मैंने बोला था ये बुक देख लो, ये कॉपी देख लो, मैंने बोला कि ये तुम्हारे एक ऑर्बिट है, गोल समान, ये ऑर्बिट है तुम्हारा, और इसको पलट दो, ये तुम्हारे ऑर्बिटल्स हो गए, ये तुम्हारा ऑर्बिटल्स है ना, यही ना ऑर्बिटल्स है तुम्हारे। अब है क्या, ये ऑर्बिट है, ये तुम्हारा ऑर्बिटल्स है। अब ध्यान से देखो, इस पे एक के ऊपर एक स्टैकिंग हुई है, स्टैकिंग हुई है ना, एक पन्ने के नीचे दूसरा पन्ना, उसके नीचे तीसरा पन्ना, तो कोई ना कोई सबसे नीचे है, कोई ना कोई सबसे ऊपर है। ऐसे ही जब ऑर्बिटल की होगी तो उनकी भी स्टैकिंग होगी ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो यहां से ये पता चलेगा कि कुछ तो एनर्जी में लोअर होंगे और कुछ एनर्जी में हायर होंगे, यानी कुछ लोअर इन एनर्जी होंगे और कुछ हायर इन एनर्जी होंगे। ये बात तो श्योर है ना। तो ऐसे देखो, तो अब जो फीलिंग होती है अबॉव प्रिंसिपल के हिसाब से वो एनर्जी के टर्म्स में होती है, यानी जिनके पास कम एनर्जी है पहले उनमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर उसमें जाएंगे जिनमें हायर एनर्जी है। पहले किस में जाएंगे, जिसमें लोअर एनर्जी है, फिर किस में जाएंगे, जिसमें हायर एनर्जी है। जैसे तुम लोग की बैकलॉग की क्लास मान लो लग रही है, तो पहले कौन जाएगा उसमें, वीक स्टूडेंट्स, तब उसका धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली भाई सब लोग आ जाओ, 90% आबादी आ गई, 10% और आ जाओ। तो यहाँ पर इस तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है, फिलिंग स्टार्ट होती है। तो जब एनर्जी वाला फैक्टर यहाँ पर आ गया, जब एनर्जी वाला फैक्टर यहाँ पे आ गया, तो देखो एनर्जी देखो सबसे पहले डिपेंड किस पे कर रही है। हमने इससे पहले देख लिया है कि एन की वैल्यू अगर ज्यादा है तो एनर्जी क्या है, एनर्जी ज्यादा है, एन की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, कोई इसमें इशू नहीं ना किसी को। एन की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो मान लो यहां से सिंपल है कि 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2s से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब शेल चेंज हो रहा है तो पहला जो रूल है इनका वो ये बता रहा है कि 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की होती है, पहला रूल ये बता दिया। अब देखो, अब मान लो दूसरा मैं पूछता हूं तुमसे, दूसरा मैं पूछता हूं तुमसे कि मान लो 2s है और 2p है, अब इसमें दोनों n की वैल्यू सेम सेम हो गई है, तो यहां पर किस पे डिपेंड करेगा, l की वैल्यू पे। मैंने पहले ही बता दिया था, कैस एनर्जी ऑर्डर क्या था, पहले मैंने बताया था s से ज्यादा p, p से ज्यादा d, d से ज्यादा f की, ये भी रूल मैंने बता दिया था। तो जब एक से दूसरे क्या शेल में गए तो n की वैल्यू पे डिपेंड कर गया, पहला किस पे डिपेंड किया, वैल्यू ऑफ n पे, दूसरा किस पे डिपेंड किया, वैल्यू ऑफ l पे। यानी यहां पर अगर देखोगे तो ठीक है, 2p हैज मोर एनर्जी देन 2s,
ये केस हो गया, ये दो हमारे पास दो केस हो गए। अब इसके बाद और कौन कौन से केस आते हैं? चलो इसको थोड़ा सा लिख लो पहले, फिर इसके आगे मैं और बता रहा हूँ, ठीक है? इसको लिखो पहले। द वैकेंट सबशेल, मैं जो बोला वो लिखो पहले। द वैकेंट सबशेल, द वैकेंट, वैकेंट खाली, VACANT, द वैकेंट सबशेल, द वैकेंट सबशेल हैविंग, सबशेल, नहीं मैंने सबशेल ही बोला था। सब शेल हैविंग लोएस्ट एनर्जी, किसी को क्या दिक्कत होगा दोबारा यहाँ पे वीडियो प्ले करके देख लेगा कि मैंने सब्सटेंस बोला था कि सबशेल बोला था। मैंने सबशेल ही बोला था, सबशेल ही बोला था। हाँ कंफर्म करना तुम लोग, सब लोग कंफर्म करेंगे। द वैकेंट सबशेल हैविंग लोएस्ट एनर्जी is filled first, is filled first, is filled first. When this subshell is filled, when this subshell is filled completely, subshell is filled completely, then the filling of next subshell, then the filling of next subshell with higher energy starts. Filling of subshell with higher energy starts. With higher energy starts.
अब ध्यान से देखो, इसको मैं लिखता हूं सारे शेल्स को। पहले तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो जैसा, तो ये इस चीज को अब नोट डाउन कर लो, इस चीज को अब नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देख लो, तो मैं ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं, मैं ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d। मान लो मैंने इतना ये ऑर्बिटल लिख दिया। अब देखो सबके लिए n और l की वैल्यू मैं लिखता हूँ। हाँ, सबके लिए मैं n और l की वैल्यू लिखता हूँ। n की वैल्यू 1 0, 2 0, 2 1, 3 0, 3 1, 3 2, 4 0, 4 4 2। अब अगर एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए,
तो चलो n की वैल्यू 1 2, इसकी एनर्जी ज्यादा, n की वैल्यू 2 2, तो l पे आ जाओ, 0 1 1 ज्यादा, इसकी एनर्जी ज्यादा, यहां पर आ जाओ, n ज्यादा, इसकी एनर्जी ज्यादा, यहां पर आ जाओ, बराबर, यहां पर इसकी एनर्जी ज्यादा, यहां पर आ जाओ, n की वैल्यू 3 है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, 3p से तो ज्यादा है, पर यहां पर आ जाओ। अब यहां पर देखो, इस केस में क्या हो रहा है, 3d से 4s की एनर्जी ज्यादा दिखाई जा रही है। अगर ध्यान से देखोगे तो n की वैल्यू ज्यादा है, n की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू जो है ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहां पर हमारा थोड़ा सा केस फंस जाता है, क्योंकि अब यहां से हम एक और रूल लगाते हैं, वो होता है n प्लस एल रूल। वो क्या होता है, n प्लस एल रूल। चलो यहाँ पे n और l को जोड़ो, कितना आएगा 5, यहाँ 4 और 0 को जोड़ो, कितना आएगा 4 आएगा। तो देखो एनर्जी, दो तरह की एनर्जी थी, पहला क्या था, एक हम n पे एनर्जी का डिपेंडेंसी था, दूसरा l पे एनर्जी का डिपेंडेंसी था। शुरू में तो चीजें फैक्टर काम नहीं आई, उतना मतलब ज्यादा असर नहीं डाला, पर यहां पर देखो, यहां पर ऑल दो एन की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, पर एल की वैल्यू तो बहुत कम है यहाँ पर। तो इस केस में क्या होता है, हम लोग एन प्लस एल रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन प्लस एल रूल। और एन प्लस रूल एल रूल ये कहता है कि अगर हम कोई भी दो ऑर्बिटल मान लो लिए, कोई भी हम दो ऑर्बिटल लिए हैं जहां पे एन प्लस एल रूल मान लो अप्लाई करें, जैसे 3D और 4s में, 3D और 4s में, इसमें जिनका भी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा आएगी, जिनकी भी n प्लस एल की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा आएगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। देखो 3 + 2 5 और 4 + 0 4। तो इस केस में क्या होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर जो 3D और 4s था, इसका ऑर्डर चेंज होकर के ये हो जाता है 4s एंड 3D। इसमें कोई दिक्कत, ये ऑर्डर इसका यहाँ चेंज हो जाता है। और ऐसे ही आगे भी कई जगह ऑर्डर चेंज होते हैं। अब क्या चीज, 3D और 4p, 3D और 3D क्या होगा, तो 5 नहीं, तो इस केस में n की वैल्यू बढ़ गई है ना, इन केस में n की वैल्यू बढ़ गई है। अब देखो, अब दो केस ऐसा हो जाए जहां पर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए। चलो एक मिनट रुको जी, ये नेविगेशन ऑन करना पड़ता है इसको। हाँ, किस में आ रहा है, 3D और 4p में आ रहा है। चलो नहीं बाबू, 3D में 3 + 2 5, n प्लस एल कितना आ रहा है 5, इसमें कितना आ रहा है 4 + 1 5। दोनों में जब ऐसा केस हो, जब ऐसा केस हो कि दो ऑर्बिटल्स की n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए, तो वहां पर जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम होती है, जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम होती है, उसकी एनर्जी कम होती है। n की वैल्यू कम होती है, उसकी एनर्जी कम होती है। इसमें n की वैल्यू क्या 3 है, तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसमें n की वैल्यू 4 है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जब भी n प्लस एल सेम आएगा तो फिर किस पे फोकस करोगे, फिर n पे फोकस करोगे। यही हमारा टोटल कंप्लीट रूल है। ये बात पूरी क्लियर हो गई, प्रॉपर कैसे हो रहा है, कहीं पर ही फंसोगे नहीं अगर ये रूल लगाओगे तो। स्टार्टिंग से क्यों लगाओगे, शुरू में मेरा काम चल रहा है आराम से, n प्लस एल नहीं लगाओ, जहां फंस रहा है वहां लगाओ। मैंने क्यों चेंज किया, देखो जैसे अगर पहले क्या 3p के बाद 3D आना चाहिए था, पर आ 4s रहा है। क्यों 4s आ रहा है, क्योंकि इसके लिए n प्लस एल निकालो कितना आएगा, 3 + 2 5 आएगा, इसके निकालोगे 4 + 0 4 आएगा। तो यानी n प्लस, देखो मैंने बोला था ना कि n भी और l भी दोनों एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, दोनों एनर्जी को बता रहा है। तो यहां पर जब n की वैल्यू बढ़ तो रही है, पर l की वैल्यू बहुत ज्यादा घट रही है, l की वैल्यू तो 0 यहाँ पर, और यहाँ पर l की वैल्यू 2 है, तो l भी तो असर डाल रहा था तब से एनर्जी में। तो यहाँ पर हम n प्लस एल रूल लेंगे, टोटल एनर्जी बताने के लिए n और l को जोड़ेंगे, और n और l को जब जोड़ेंगे तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी। फिर मैंने इसको बोला कि जब n और l को जोड़ोगे तो n, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम आएगी उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। कोई दिक्कत इसमें, वो तो तुमको मैंने बता दिया ना कहाँ का लगाना है, फिर तुम्हारा काम निकल जाएगा ना। स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है, आगे चल के जरूरत है। यहाँ पर देख लो, जब भी तुमको कॉन्फ़िगरेशन में कुछ अटपटा मिलेगा चीज तो वहां लगा देना। नहीं, ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। डी और एस में अक्सर फंसोगे, कई जगह पी में फंस सकते हो, बस वही है। अभी ये थर्ड के बाद, थर्ड और फोर्थ में है, फिर ऐसे आगे जाके 2 3 जगह है, बस
एक बार तुम लोग देखोगे उसका याद हो जाएगा पूरा, उसका दोबारा ऐसे फंसने वाला काम नहीं रहेगा, अपने आप आराम से काम हो जाएगा। शेल्स का भी थोड़ा सा अपना पैटर्न होता है, तुम थोड़ा ध्यान से समझो इसको, कि जो न्यूक्लियस मान लो, ये न्यूक्लियस है, इसके जो पास वाले शेल होते हैं इनके बीच में गैप ज्यादा होता है, और जैसे जैसे शेल ऊपर बढ़ता जाता है उनके बीच का गैप क्या होता है, कम होता जाता है, बीच का गैप कम होता जाता है। तो आगे चल करके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, मान लो जो इसके ऑर्बिटल्स होंगे वो कई बार इसमें भी ओवरलैप होने लगते हैं। ऑर्बिटल्स का साइज सेम रहता है, ऑर्बिटल का साइज सेम रहता है, ऑर्बिट छोटे हो गए हैं, तो ऑर्बिटल क्या करते हैं, दूसरे ऑर्बिट में ओवरलैप होने लगते हैं, दूसरे ऑर्बिट में ओवरलैप होने लगते हैं, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है। तो ये ओवरऑल निचोड़ है उन सबका, जो तुम्हारे सामने तुम्हारी थाली में परोस दिया गया है कि लो, खाओ। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये इस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि जब भी जैसे भी न्यूक्लियस के पास आओगे तो दो ऑर्बिट के बीच का स्पेस ज्यादा रहेगा, दूर जाते जाओगे स्पेस कम होता जाएगा, हम लोग पढ़ भी चुके हैं इस चीज को आगे। तो होगा क्या, इनके जो ऑर्बिटल्स है उनका अभी भी साइज सेम है, तो वो ओवरलैप करेंगे। अभी आगे चलोगे तो मल्टीपल जो जो वेरिएबल वैलेंसी वगैरह आएगा, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में वेरिएबल वैलेंसी जो आएगा कॉन्सेप्ट, वो भी इसी पे बेस्ड है। वहां पर भी जो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं, एक से ज्यादा ओएस शो करते हैं ना, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्यों होता है, वो इन्हीं सब कारणों की वजह से होता है कि ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, एनर्जीज लगभग सेम हो जा रही हैं। तो लो, वो भी हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सब केसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर ये सब क्लियर है ना, इसमें कोई इशू नहीं है? चलिए फिर आगे।
2 + 1 जोड़ा 3 आ गया, ये भी 3 आ गया। दोनों केस में, दोनों केस में 3 आ रहा है, दोनों केस में 3 आ रहा है ना। पर मैंने बोला था जब n+l सेम हो जाएगा उस केस में क्या करोगे, n की वैल्यू देखोगे, देखो n की वैल्यू देखोगे, तो n की वैल्यू छोटी तो वो पहले भरेगी, इस तरीके से। अब आगे बढ़ा जाए, अब तो आगे बढ़ लें। अगला हेडिंग डालो, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ध्यान से देखो ये हुन्स भैया क्या कहते हैं, हुन्स रूल क्या कहता है।
आप चुप रहो, अब सुनो। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इस बात को देखते हैं थोड़ा सा। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम, हाँ सब बढ़ाऊंगा इसमें। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? जैसे मान लो 1s लिया, तो 1s में सिर्फ एक ऑर्बिटल हुआ। ऐसे ही मान लो हमने सेकंड सबशेल लिया, मान लो पहला शेल लिया, तो उसमें 1s सिर्फ एक सबशेल आया। ऐसे दूसरा शेल लिया, तो उसमें क्या क्या आया? 2s और 2p आया। अब देखो 2s ऐसे और 2p ऐसे, यही होता है ना, 2s ऐसे और 2p ऐसे। तो मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन सीधा आया, दूसरा जो है ऐसे उल्टा आ गया, क्योंकि एक ही था, इसके पास ऑप्शन नहीं था, एक ही सीट था, ऑप्शन नहीं था इसके पास। यहाँ पर 2s में आया। अब देखो 2s की एनर्जी कम है ना, 2s की एनर्जी कम है। रुको, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ थोड़ा सा एनर्जी वाइज, अगर एनर्जी वाइज थोड़ा देखा जाए इसको, एनर्जी वाइज, रुक जाओ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे करने पे एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, इस तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा सबसे पहले? 1s आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2s। यहाँ क्या आएगा? 2p। यहाँ क्या आएगा? ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा, जो समझाना मैं समझा लूंगा। एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रही है, तो बॉर ने क्या कहा था? कैसे इलेक्ट्रॉन भरेगा? पहले मिनिमम एनर्जी में, सबसे कम इनका है, पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दूसरा इसी में आएगा अपोजिट स्पिन के साथ, पहला दूसरा अपोजिट। यहां पे देखो पहला इलेक्ट्रॉन सीधा, दूसरा अपोजिट स्पिन के साथ। अब देखो जो 2p है, 2p में कितने टोटल पॉसिबिलिटीज है? तीन। तीन ओरिएंटेशन की पॉसिबिलिटी है। कौन सा? -1 +1 0, -1 +1 0, ये तीन ओरिएंटेशन पॉसिबल है इसमें। अब यहां पर ये तीनों ऑर्बिटल अगर देखो तो डीजेनरेट है। क्या है? डीजेनरेट मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये तीनों डीजेनरेट है। अब तीनों अगर डीजेनरेट है, तो तुमको इलेक्ट्रॉन किस तरह भरना पड़ेगा? मान लो पहला इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो ऐसे आएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन तुम इसको तो दे नहीं सकते हो तुरंत, क्योंकि बाकी सारे भी डीजेनरेट हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सेम स्पिन के साथ आएगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन भी सेम स्पिन के साथ आएगा। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही कहता है कि जब भी ऐसे इलेक्ट्रॉन भराता है किसी भी ऑर्बिटल में, तो वो इस तरीके से भराता है कि पहले क्या हो? सिंगली ऑक्यूपाइड हो। पहले क्या हो? ऑर्बिटल हमारा सिंगली ऑक्यूपाइड हो, उसके बाद जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी। बात समझ में आ रहा है? पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होगा इलेक्ट्रॉन, अब इसके बाद देखो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हाइयर है, तो क्या होगा? अब पेयरिंग स्टार्ट होगा, अब पेयरिंग स्टार्ट होगा। बात क्लियर है? वैसे इसमें देखो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहले एक दो तीन, फिर चार पांच छह। दिस इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही कहता है। इसको थोड़ा सा लिख लो पहले। एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल, तुम ड्राइंग कर लो बाबू। एज फार एज पॉसिबल, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, as far as possible the number of unpaired electron in the orbitals, in the orbitals, कोई असर ऐसा नहीं बोलेगा, शांति से लिखो। In the orbitals of a given subshell, of a given subshell is maximum
and that maximum and that the unpaired electrons have parallel spin, have parallel spin, have parallel spin, पैरेलल स्पिन। कोविड टाइम में जब ग्रुप बन जाता था बच्चों के लिए कि आपको हम जो ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जूम मीटिंग ज्वाइन कीजिए, तो उसमें जैसे जूम मीटिंग आता था तुरंत ही थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, सब ये लिखना चालू कर देते थे। और उसके बाद अगर टीचर रिप्लाई कर दे कि नो वन विल से थैंक यू, तो ओके कहा जाए, ओके सर, ओके सर, ओके सर। मतलब अगर 70-80 बच्चे जुड़े हुए हैं तो 80 रिप्लाई करेंगे या तो थैंक यू या तो ओके। नहीं, ऑनलाइन क्लास नहीं आएंगे 80 बच्चे, 80 बच्चे आपको ओके करने आएंगे कि हाँ सर ओके ठीक है। अपने लिए थोड़ा ओके कर रहे हैं, दूसरे के लिए ओके कर रहे हैं, ओके सर ठीक, मेरा दोस्त आएगा। और फिर ज्वाइन नहीं क्लास करते हैं, ये तो होता है। अब चलो, अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। इसको भी नोट कर लेना तुम लोग, पहले मैं इसके आगे थोड़ा सा बता दूं बस, फिर क्लास ओवर करता हूँ ना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने। ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाली नोट डाउन करना, पहले मैं ये पढ़ा दूं। हाँ, नई हेडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं लिखने चल रहा हूँ, कुछ एलिमेंट्स का मैं लिखूंगा, वो तुम लोग देखो पहले कैसे लिख रहा हूँ। पहला क्या हुआ, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1s1, 1s1 हुआ। हीलियम 1s2, 1s2। इसके बाद क्या आता है, लिथियम 1s2, 2s1, 2s1। इसके बाद बेरिलियम 1s2, 2s2। इसके बाद बोरॉन 1s2, 2s2, 2p1, 2p1। इसके बाद बोरॉन के बाद कार्बन 1s2, 2p2। कार्बन के बाद नाइट्रोजन 1s2, 2p3, 2p3, पी में 6 आ सकते हैं, 2p3। नाइट्रोजन के बाद फिर ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन 1s2, क्लोरीन के बाद नियॉन कितना। अब इनका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन भी इनका हम देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना सबको। अब ध्यान से देखो, इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए, हाइड्रोजन का कैसा आएगा, सही है ऐसे, कौन सा है ये, 1s है। इसमें देखो क्या आएगा, 1s2, ये 1s1 है, ये 1s2 है, बराबर है। इसमें देखो 2 और 1 ऐसे आएगा। यहां देखो 2 और, फिर तो समझ में नहीं आ रहा किसको, सबको क्लियर है ना। हाँ, यहां पर देख लो, पहले में 2 भरा है, फिर दूसरे में भी 2 भरा है, फिर पी में सिर्फ हमने 1 भरा है। यहाँ कार्बन में आ जाओ, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 कैसे भरेंगे, अलग अलग में। क्या लगाया हमने, हुंस, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पैरेलल स्पिन है और मल्टीप्लिसिटी भी मैक्सिमम है यहाँ पर। ये देखो 1 2, यहाँ पर क्या है, 3 है ना, तो 1 2 3, कोई दिक्कत इसमें। ऑक्सीजन में देख लो,
चौथा यहाँ आएगा। अब पेयरिंग स्टार्ट हुई है, पहले मैक्सिमम अनपेयर्ड थे, अब पेयरिंग स्टार्ट हुई है। फिर यहाँ पर आ जाओ, एक दो, एक दो, एक दो तीन चार एंड पांच। हो गया। इसमें अब देख लो, तीन चार पांच छह, इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। अब इसके आगे के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो तुम लोग को लिखने हैं, हमारे नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे ये जो है फिनिश होता टॉपिक। कोई दिक्कत? इसको अब नोट डाउन कर लो तुम लोग। अभी कल मैं तुम लोग को और कई सारे पढ़ाऊंगा, एक्सेप्शन वगैरह कराऊंगा, पहले तुम लोग करके आओ, इसके आगे के क्वेश्चंस करके आओ। कल के क्लासेस में इसके आगे की भी चीजें देखी जाएंगी। चलो।